So the question is, a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मतलब ये बेस जो है ना, ये पेड़ हो गया, राइट, और क्या है, ये बेंड होता है। तो थोड़ा और इसको मान लो मैं हाइटेड ले लेता हूँ, ठीक है, यही है, क्या एक ट्री है, राइट, और ये बेंड होके क्या होता है, नीचे गिर जाता है, ब्रेक कर जाता है, और यहाँ पे टच करता है, ठीक है, और ये क्या है, 8 मीटर है, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब ये 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये जो पूरी जो इसको मान लो मैंने, ये पूरी ट्री है, ठीक है, अब यहाँ से कट करके यहाँ तक गिर गया, कहने का मतलब क्या, ये और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए या नहीं, यस सर नो, राइट, यस या सो, और ये जो है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये जो है 30 डिग्री दे दिया। तो अगर इसका नाम भी अगर दे दिया तुमने ए बी सी, तो बेसिकली हमको निकालना क्या है, ए बी प्लस ए सी निकालना है। ध्रुव सिंधे नहीं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सा आप और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेक्ट, मतलब रेशनलाइज कर दो, आ जाएगा ध्रुव, ठीक है, करेक्ट है। तो ए बी सी, तो क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री एक्चुअली हाइट क्या है, ये पूरी हाइट है। तो देखो तो एक तरह से ये दोनों लेंथ जो है, मतलब ये ए सी और मान लो ए डी, ये सेम होनी चाहिए, है ना, यानी हाइट ऑफ द ट्री पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, हमको ए बी प्लस ए सी पूछा जा रहा है, सिंपल। तो मैंने बोला ना कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बोलो या हाइट एंड डिस्टेंस बोलो, फिगर बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मुझे तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा और एक बार ए सी, तो ए बी के लिए क्या करूं कि साइन निकालेंगे, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दोनों अननोन है। अगर टेन निकाला तो हो सकता है, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, राइट, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी बाई बी सी। ए बी मुझे मालूम नहीं है, बी सी 8 मीटर है, एंड यू नो दैट tan 30 इज 1/√3, राइट। किसी को बेसिक्स में प्रॉब्लम होगा तो फील फ्री टू आस्क, राइट, मैं मान के चलता हूँ बेसिक्स आपका क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। तो ये अच्छा नहीं लगता ना, तो थोड़ा सा इसको रेशनलाइज अपन कर लेते हैं। एक मिनट, हमने कुछ गलत किया नहीं, tan 30 1/√3 बिल्कुल सही है, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 8√3/3 मीटर आ गया, सही है, ए भी निकल गया। अब मुझे ए सी निकालना है, तो कॉस ले लेते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, राइट, तो कॉस थीटा अगर आप ले लेते हैं, कॉस थीटा, सो व्हाट इज कॉस थीटा, मैं यहाँ पे लिख दूं, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस ये है, हाइपोटेनस ए सी है, तो कॉस थीटा का मतलब कितना हुआ, साइन 60, कॉस 30 मतलब साइन 60, तो √3/2 इक्वल टू 8/AC। तो यहां से AC आप निकाल लोगे क्या, तो AC इक्वल टू कितना हो गया, 16/√3, राइट, यस। तो एक्चुअल हाइट जो होगी, रिक्वायर्ड हाइट, दैट विल बी AB प्लस AC। तो AB की वैल्यू कितना दे रखा है, 8√3, एक्चुअली नीचे नीचे √3 है, हम चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर ले क्या, थोड़ा रेशनलाइज, जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो 16√3/3 आ गया, तो 8√3/3 प्लस 16√3/3, so that will become 24√3/3, मतलब 8√3 आ गया, so 8√3 meter will be the answer of this questions, right। so actual जो हाइट हो गया वो कितना होगा, 8√3 हो। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को, बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, इसको फिर लिख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। वहां पे डेटा हमने बस चेंज किया था, राइट, सो
इसको लिख लें एंड फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चले जाएंगे। हो गया, सबने लिख लिया? कहीं भी किसी को कुछ समझने में कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो बिल्कुल बताइए, ठीक है? अपन डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। एक बड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तो उसको मैं देना चाहता हूँ। चलिए, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। 2 ships, if somebody is still writing let me know। हाँ, आप लोग बता दो कि सर लिख रहे हैं। 2 ships are, wait a second, 2 ships are sailing in the sea। 2 ships are sailing in the sea। समुद्र में 2 नाव है, राइट? So 2 ships are sailing in the sea on the either side of the light, on the either side, on the either side of the lighthouse, on the either side of the lighthouse। The angles of depressions, ये ध्यान से क्वेश्चन करना, ठीक है? The angles of the depression the angles of the depressions of 2 ships as observed, of 2 ships as observed from the top of the lighthouse, from the top of the lighthouse, from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree respectively, are 60 degree and 45 degree, are 60 degree and 45 degree respectively. If the distance between the ships, if the distance between the ships, if the distance between the ships is 200 into √3 plus 1 by, डेटा देखकर घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट फिगर बना लीजिए आप। If the distance between the ships is 200 into √3 plus 1 by √3, find the height of the lighthouse. 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 बताइए, एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। 2 ships are sailing in the sea on the either side of the lighthouse. The angles of depression of the 2 ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree respectively. If the distance between the ships is 200 into √3 plus 1 by √3, find the height of the lighthouse. Try to solve. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 2 ships are sailing in the sea on either side of the lighthouse। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रफ इस केस में मैं एक यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिगर बना रहा हूँ इसका। तो मान लो लाइट हाउस कुछ ऐसे है ना, ये लाइट हाउस हो गया, मतलब दोनों साइड। बर्ड वाला पूछ रहा था। सॉरी,
बर्ड वाला पूछ रहा हूँ। अच्छा बर्ड वाला ट्राई, ओके 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 ओके। पहले ये तो ट्राई करो, फिर उस पे तो मैं तो समझाऊंगा वो भी यहाँ पे। हाँ उस पे भी मैं आता हूँ, नहीं तो फिर फोकस के पहले इस पे एक बार ट्राई करो। और आई थिंक इस पे आप इजी है। ये बर्ड वाला तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये तो इजी है, ये आप होगा ये सॉल्व। थोड़ा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बट होना चाहिए। नहीं सर ठीक है ये कर लेता हूँ। ये हो जाएगा, आप करो इसको, देखो बिल्कुल होगा। मैं एक बार फिगर बनाऊं क्या, ये बना रहा हूँ इसका, ठीक है ये। सर तो ओके ओके ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, बाकी स्कूल हेड होके आप सब हेड रखो और फिर सॉल्व करो, देखो। टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। तो ये मान लो मैं एक काम करता हूँ, इसको फ्रेश, लेट मी चूज डिफरेंट कलर्स। सो एक लाइट हाउस है, कुछ यू करके लाइट हाउस है, ठीक है। और क्या है, ऊपर से यहाँ पे देखा जाता है दोनों साइड में क्या है, शीप है, ठीक है। तो एक मान लो शीप यहाँ पे है, राइट, कुछ ऐसे। तो ताकि फिगर अच्छा दिखे, मैं इसको जैसे यहाँ पे लेवल दे लेता हूँ, ठीक है। और दोनों साइड्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द लाइट हाउस आर 60 एंड 45। इधर मान लिया यहाँ पे क्या है, शीप है, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे सी और डी दे दिया। और क्या है, कहाँ से देखा जाता है, इफ, नहीं सिद्धेश काफी ज्यादा आ गया कोई बात नहीं, बट आई विल अप्रिशिएट कि ऑल ऑफ यू आर कितने दिल से आप लोग ट्राई कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ तो कैलकुलेशन एरर हो गया रहेगा, ठीक है। तो या टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस, राइट। परफेक्ट, मल्हार सही है यार, क्या बात है, क्या बात है, फाइनली सॉल्व किया आपने, गुड। सो ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना। यहाँ पे कहाँ से, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। ऑब्वियस ही बात है कि डिप्रेशन जब दिया है तो कुछ तो इसके पैरेलल एक हम लाइन होगा, रहा होगा, राइट, यहाँ पे। अब जो है डिप्रेशन है, तो जो लाइट जो फॉर्म ये हो रहा है यहाँ पे दोनों बोट के लिए, शिप के लिए, तो ये 60 डिग्री रहा होगा, डिप्रेशन है। और ये कितना रहा होगा, 45 डिग्री रहा होगा। यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, ये पैरेलल है तो ये भी 60 डिग्री होनी चाहिए, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। मुझे लाइट हाउस का हाइट पूछा जा रहा है, तो क्या हम एच एज्यूम कर लें, और ये भी। क्या फिगर ऐसे ही बना था सिद्धेश, बाकी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही बनाए आप लोगों ने, यश? यस सर। सर ओके कैलकुलेशन मिस्टेक फाइंड हुए, 2 मिनट दो। ओके ओके फाइन, ठीक है। बड़ा आसान है, आप लोग ये देखो, इसमें एक tan 60 निकाल दो, tan 45 निकाल दो। एक ये वाली ट्राइंगल से ACB से BC की वैल्यू निकलेगा H की फॉर्म में, और ये BD की वैल्यू निकलेगा H की फॉर्म में। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे आप, आराम से निकाल पाओगे आप, देखो। थोड़ा टाइम कम है, इसलिए धीरे धीरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, आपको बता दे रहा आंसर्स। तो मैं इन ट्राइंगल ABC में मैं जा रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABC। ये तो थोड़ा सा इसमें प्लानिंग तो करना पड़ेगा अपने को। अब देखो कैसे सोचूंगा, मुझे हाइट निकालना है, तो ये ट्राइंगल में tan 60 अगर मुझे निकला, तो CB जो है H की फॉर्म में निकल जाएगा, है कि नहीं। और इस ट्राइंगल में फिर tan 45 रख लिया मैंने, तो BD की वैल्यू H की फॉर्म में निकलेगा, और दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और क्या। तो H आसानी से निकल सकता है हमारा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC अगर मैंने tan 60 निकाला, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो H बाई BC मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे,
h बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। सिद्धेश नहीं ना, कुछ तो गलत हो रहा है यार। सर बताओ। हाँ, h बाई बी सी। तो यहां से हमने क्या किया, बी सी की वैल्यू निकालनी, सिंपल h बाई √3, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, जो tan 45 है, परपेंडिकुलर बाई बेस, अगेन परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस और बी डी, तो h बाई बी डी हमने निकाल दिया। तो यहां से h बराबर कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। मुझे बुरा लग रहा है, बार बार आप इतना ट्राई कर रहे हो, कुछ तो गलत हो रहा है। h बराबर कितना हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब जरा देखो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो क्या सी डी बराबर बी सी प्लस बी डी होगा क्या, है ना, करेक्ट। तो सी डी बराबर बी सी प्लस बी डी, ठीक है। अब एक चीज जरा देखना, ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है सर, h अपॉन √3, और बी डी की वैल्यू कितनी है, h है, और सी डी की वैल्यू दी गई है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब क्या ये सी डी ही है ना, 200 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3, राइट, बताइए। यस वही है, बताओ। यस। तो इसके इक्वल आप कर दो बस, 200 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3, सिंपल। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, देखो अब इसको जब सिंप्लीफाई जब हम करने जा रहे हैं, राइट, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से, √3 को सेपरेट कर दो, यहाँ बाई है, तो 200 √3 बाई √3 1 प्लस 1 बाई √3 इक्वल टू h कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो ये 1 बाई √3 प्लस 1 हो गया। तो देखो ये ब्रैकेट खत्म हो गया क्या, है ना। जो टिपिकल जो कैलकुलेशन, जो डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से हो रही थी, 1 प्लस 1 बाई √3 1 प्लस 1 बाई √3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर्स, सिंपल। समझा क्या, इसमें क्या गलती हो हाँ रहा सर। था, शायद हो सकता है। अब इससे देखो प्रॉब्लम एक हमने किया, थोड़ा इसमें टाइम लगा, राइट, लेकिन इससे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं कि कैलकुलेशन जो हम लोग कर रहे हैं, समटाइम्स यू नो वी इंटेंगल्ड इन द कैलकुलेशन ओनली, और उसमें टाइम काफी जाता है। तो इसीलिए इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है ना, कोशिश करनी चाहिए कि एंड में रूट को एंड तक रखें, जब तक कुछ उसका कुछ हो नहीं जाता है, नहीं तो बार बार वो उससे फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को? हाँ ओके, ध्रुव सर। सही है यार, हाँ बोलो सिद्धेश। लिख लिया। लिख लिया ना, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो ऑलरेडी हमने ये किया है। अच्छा एक पेज छूट गया, एनीवे। सो द क्वेश्चन इज, अ बॉय ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन finds birds flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degrees. A girl is standing on the roof of 20-meter high building, finds angle of elevation of the same bird, यहाँ पे typing error है, of the same bird to be 45 degree. Both the boy and the girl are on opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the girl. अब इसका क्वेश्चंस का जो ये है, इसका मीनिंग समझाना है क्या मुझे, बताओ। नो सर समझ। तो आई थिंक कोई तो बोल रहा था, आई थिंक वाज इट सुबोध, सुबोध पूछ रहे थे, या कोई तो पूछ रहा था कि मीनिंग इसका। मल्हार। अच्छा नहीं सर मैंने पूछा है सर। अच्छा अच्छा, ओके। मल्हार मैं समझा दूं क्या मीनिंग? हाँ सर एक बार। ठीक है चलेगा। तो क्या है यहाँ पे कि अगर मैं फिगर, एक रफ स्केच में मैं फिगर चाहिए तो मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ।
ठीक है, तो हमको देखना है ना कि बर्ड किधर है, बॉय किधर रहेगा और गर्ल्स किधर रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर अ बॉय ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे मान लो बर्ड है, इसका नाम दे दिया मान लो क्यू थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन एक बना दें, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना दे रहा हूं। ठीक है, ओके, अब जो लड़का है वो 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे 30 डिग्री एलिवेशन उसका है, सिंपल। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसे होगा, ये मान लो 100 मीटर्स है, राइट, ये जो है 100 मीटर्स है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। अब जरा ध्यान से देखना, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, एक गर्ल है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग मतलब है, वो अपोजिट साइड में है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि बोथ द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। गर्ल तो कहीं इस साइड में खड़ी है, लेकिन कुछ टेरेस पे खड़ी है 20 मीटर ऊपर। एक काम कर लेते हैं, मान लो ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको इग्नोर कर दो, साइड वाले को, फिगर को, जो एक्स्ट्रा जो लाइन निकले है ना, इसको जस्ट इग्नोर ही। सो लेट्स से कि दिस इज 20 मीटर्स, और यहाँ पे गर्ल खड़ी है, राइट। अब पूछा जा रहा है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, या of the same bird, a girl is standing on the roof of 20 meter high building, finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Perfect. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस बर्ड का है गर्ल्स के लिए वो कितना है, 45 डिग्री। तो अब बस पूरा इस फिगर को बना दो, यहाँ से 45 डिग्री अगर बन रहा है तो इसको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और दिस विल बिकम 45 डिग्री। बस यही क्वेश्चन है। और एम कुछ तो नाम दे दो, यहाँ पी क्यू दे दिया, पी क्यू आर एम पी एन, सॉरी एन, और यहाँ पे कुछ अलग नाम दे देता हूँ, एस। अभी समझ में आया क्या मल्हार क्वेश्चन आपको? हाँ सर। ओके, अब क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। मतलब गर्ल इज स्टैंडिंग हियर, राइट, ठीक है, एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। मतलब हमको एक तरीके से क्यूएन की वैल्यू पूछी जा रही है। ट्राई कीजिए जरा। इसमें फिगर थोड़ा टिपिकल था, फिगर अगर हो गया तो क्वेश्चन इजी था। So the question is, a boy on a horizontal plane finds bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. That a girl is standing on the roof of 20 meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Both the boy and girl are on opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the girl. तो फिगर ये रहा, ये Q जो है बर्ड है, P मान लो बॉय है, और N जो है गर्ल है ना। 20 मीटर से हाइट हो गया जो बिल्डिंग जो छत है, तो एस एम भी क्या होगा, 20 मीटर होगा। क्यूएस को आप एक्स मीटर ले लो आप, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करने जा रहे हो तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू एम, तो tan 30 अगर लिया, tan 30 लेने से होगा नहीं, sin 30 लेते हैं बिकॉज हाइपोटेनस है ना। तो sin 30 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब एम क्यू बाई पी क्यू, है ना। और एम क्यू की वैल्यू कितनी है, x प्लस 20, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 100, राइट। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ x प्लस 20 बाई 100। अब आप ही देखो यहाँ से कितना आसानी से हम निकाल लिए ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। तो बस हमको क्या निकालना, क्यू निकालना। ये क्वेश्चन बड़ा है बट फिगर बन गया तो देखो कितना आसान है यहाँ, राइट। सो इन ट्राइंगल क्यू एस एन जो हो गया tan 45 निकाल लें,
परपेंडिकुलर नहीं, sin 45 यहाँ भी निकालना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Qn। सो sin 45 इक्वल टू कितना हुआ, x बाय Qn। तो sin 45 is 1 by root 2. Value of x we have 30 and Qn we have to find out. So Qn की जो वैल्यू आ गई that will become 30 root 2 meter. This is the final answer. एग्जाम में कोशिश करना कि रूट 2 की भी वैल्यू आप रख लें, है ना, तो 42.3 के आसपास आ जाएगा ये, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को, बताइए। हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब हम चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ, राइट। इसमें काफी क्वेश्चंस हमने किए, जो मेन क्वेश्चंस थे और अच्छे लेवल्स के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है, जस्ट मुझे एक आइडिया दे सकते हो, ताकि उसी पे मैं लाइन अप करके रखूं। और सर डिफरेंट फॉर्मूलेस थे लेकिन भूल गए हैं अब। अच्छा, सेक्शन फार्मूला वगैरह पढ़ा था पर अभी नहीं याद है। ओके ओके ओके, बट वो है ना आप लोग का एसएससी बोर्ड में है ना अभी 10th में, राइट, दैट इज देयर, करेक्ट ना, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में तो है। यस सर। हाँ ठीक है, तो एक बार चाहिए तो मैं एक बार जस्ट सारे फॉर्मूले जो है एक बार मैं ये करवा देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है, और जो 10th बोर्ड पे एक बार रिवीजन की तरफ हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। सो सबसे जो बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, पहले एक चीज बताओ कि एब्सिसा किसको बोलते हैं, ये तो पता होगा आपको, मतलब जस्ट याद होगा आई होप। एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट, ठीक है। यस। ओके, बाकी तो क्वाड्रेंट्स तो पता होगा, है ना, तो बेसिक्स जो क्वाड्रेंट्स है इसमें कि पॉजिटिव एक्स, सर नेगेटिव एक्स। एब्सिसा का स्पेलिंग क्या है? एब्सिसा का स्पेलिंग ये होता है ABSCISS, और ऑर्डिनेट का यही होगा, होना चाहिए, ऑर्डिनेट का ORDINET, ठीक है। सो ये रहेगा, ओके फाइन। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले को एक बार हम जस्ट एक बार रिकलेक्ट हम लोग करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी। तो ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, पॉजिटिव वाई होता है, नेगेटिव वाई होता है, ये तो पता है, राइट। अच्छा, और एब्सिसा मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। कभी कभी स्टूडेंट्स समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑल। एब्सिसा मतलब क्या, सिंपल चीज याद रखनी है कि एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आते हैं सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो सबसे जो पहला जो फॉर्मूला आता है मेरे ध्यान में, ये तो प्लस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव, माइनस और प्लस होता है, फिर ये माइनस माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये प्लस माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये बेसिक्स है ना। अब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, लेट इट बी यू नो कैलकुलस और फंक्शंस एक चैप्टर आता है 11th में, तो सारी चीजें कनेक्टेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ये मैं बता दूं कि इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, जो जेई के लिए जो बच्चे एस्पायरिंग हैं उनके लिए बता दूं कि ये चैप्टर, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, मतलब कंसीडर किया जाता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस चैप्टर पे आप चैलेंज अपने आप को कर सकते हो कि क्वेश्चन 100% आपसे होने ही वाला है। कारण क्या कि इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं ना कि बच्चे को फॉर्मूले ही याद नहीं रहते हैं। अब इसमें अलग अलग सेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सर्कल आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा,
वहां पे कोनिक बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन अलग हो गया, फिर सर्कल भी कोनिक में आता है, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, उस पर अलग अलग चीजें वो सारे। तो लेकिन फंडा बेसिक्स जो है यही है। ये सारी जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे वो स्टार्ट इसके बाद होगा, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। अब सबसे जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फार्मूला आपको याद है, अगर 2 पॉइंट्स है, आपने बहुत बार यूज भी किया रहेगा कि अगर ये लाइन है और मान लो ये P पॉइंट है और ये कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है और Q जो है x2, y2 है, तो PQ कितना होगा? डू यू नो दिस फार्मूला? इजी है, राइट, पढ़ा होगा आपने। व्हाट इज द फार्मूला? x2 minus x1 upon y2 minus y1, ऐसा राइट, कुछ x2, है ना? करेक्ट करेक्ट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। आप बहुत बच्चे x1 माइनस x2 भी लिख रहे हैं तो गलत नहीं है, बट इधर मेक श्योर कि y1 माइनस y2 लिखिए, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, या आप x1 में से अगर x2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो y1 को y2 मतलब y1 माइनस y2 होना चाहिए। एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम x2 माइनस x1 देन यू आर सपोज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम y2 माइनस y1, इस तरीके का, ठीक है। तो ये हो गया PQ, ये आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी में बहुत सारी चीजें अलग अलग होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, उसका कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 रहे। सर वो दोनों सेपरेट रूट से क्या? नहीं 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 नहीं, सेपरेट नहीं, एक ही में है वो, मैंने सेपरेट नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली जस्ट एक फॉर्मूला का रिकलेक्ट कर रहा हूँ, कंसीडरिंग कि आपका हुआ है तो इसमें हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अच्छा, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला पे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फार्मूला। इनफैक्ट आप जब 12th में जाओगे, मैथ्स में भी वेक्टर्स आता है, आप लोग फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े होंगे, है ना। तो मैथ्स में 12th में एक चैप्टर्स आता है वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, अलग अलग। तो वहां पे सेक्शन फार्मूला का प्रूफ वहां वेक्टर की मदद से मैथमेटिक्स में भी मिलता है, राइट। जो आप लोगों ने खासकर इससे याद है कि जो आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसका भी प्रूफ 12th में है, ट्रिग्नोमेट्री में देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी अगर दिया जाएगा तो समझ में आता नहीं है बच्चों को, राइट। तो जस्ट एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब जो है सेक्शन, तो मैं काफी धीरे पढ़ाता हूँ इनफैक्ट, बट आपका जब ऑलरेडी ये है कंसेप्ट, इस पे पता है, तो जस्ट एक बार मैं रिकलेक्ट करवा रहा हूँ ताकि ध्यान में आ जाए, तो फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। और इन केस इफ समबडी फील्स कि सर ये हमको थोड़ा डीप में पढ़ाइए, डीप में मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, और बिकम और ज्यादा मतलब स्लो हो जाऊंगा और फिर उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला यूज कहाँ पे करते हैं, तो बड़ा सिंपल मैं भाषा में मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक है, तो राइट, और इसका नाम मान लो ए बी दे दिया, और इस पॉइंट्स को, इसका मान लो हमने x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 कोऑर्डिनेट है, ये y2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और एक पॉइंट जो है इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंदर अंदर मतलब, है ना। तो इंटरनली मतलब मान लो कुछ तो पॉइंट्स है, यहाँ पे P नाम दे दिया, P दे दूं, हाँ, और x, y, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है ए बी लाइन को m:n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सॉरी। तो ये x और y की फॉर्मूला क्या होती है, ठीक है। तो x इक्वल टू होता है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट जो होता है m(x2), m इंटू x2। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, दूर की तरफ देखना है, m इंटू x1 नहीं, जो m से जो दूर है, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, बिकॉज x कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करें तो उसमें बीच में y आएगा ही नहीं आएगा, तो n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। वैसे ही y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, my2 प्लस
ny1 बाई m प्लस m। ठीक है, तो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स जो हो गए, ठीक है, आपको इंटरनली पढ़ना है अभी, राइट। अब जो है ये सेक्शन फार्मूला का जो ये पॉइंट्स है, जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उस लाइन को पर्टिकुलर रेशियो में, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। सिंपल, याद रहेगा अभी? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। नो नहीं अच्छा। सर, डाउट नहीं है। ओके, अब कभी कभी ना जो मिड पॉइंट फार्मूला आपने सुना होगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला यहीं से डिराइव होता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये दोनों m और n बराबर हो जाता है कि नहीं, m और n इक्वल हो जाता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है फिर? अगर इसी चीज को मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, मान लो ये ए बी है और ये बी मिड पॉइंट है, मतलब बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे मान लो ओ दे देता हूँ, और ठीक है, सो और ए को x1 y1 और b को x2 y2, तो इट्स सो सिंपल। x इक्वल, अगर ये इक्वल है, आई मीन दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल टू क्या हो जाता है, y1 प्लस y2 बाई। तो देखो छोटी छोटी चीजों में कितना इंटरेस्टिंग है, यहीं से डिराइव हो गया, बिकॉज m और n बराबर है, तो आप क्या करो, सिंपल m की जगह n रख दो या n की जगह m रख दो। अगर आप यहाँ पे मान लो m रख देते हो, और जहां जहां n है वहां वहां m रख दो, तो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो m कॉमन निकाल लो, तो x2 प्लस x1 और डिवाइडेड बाई 2m, तो m खत्म, x1 प्लस x2 बाई 2, यहाँ से डिराइव हो गया। वैसे ही y के केस में मिड पॉइंट फार्मूला में क्या हो गया कि जहां n है वहां m रख दो, या जहां m है वहां n रख दो, तो विल बी गेटिंग y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है क्या, बताइए? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है मल्हार, ध्रुव, माधव? यस ओके ओके, यश, गुड। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो ना समझने में, तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है, इसमें कुछ आराम से डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स है या मैथ भी रहे, तो कुछ भी, कोई भी रहे, राइट। सो ये रहा मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। तो कंसेप्ट इसमें क्या, एक सेक्शन फार्मूला ही है, बाकी स्टूडेंट्स की कन्वीनियंट के लिए क्या ये लोग करते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला एक अलग कर देते हैं, है ना। उससे होता क्या है कि आप, मेरी मतलब क्या सजेशन रहती है कि एक फार्मूला बताओ, बच्चे उसी से खुद से डिराइव करें, और खुद से डिराइव करेंगे तो खुद से याद रहेगा, राइट, वो अपने आप प्रैक्टिस से मतलब फार्मूला बन ही जाता है। ओके फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन फार्मूला। अच्छा, एक मैं खुद से एक एरिया ऑफ द ट्राइंगल का भी फार्मूला बता देता हूँ, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी रहेगा शायद। अगर 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ट्राइंगल में, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए गए हैं, तो एरिया कैसे निकालते हैं सर, ट्राइंगल? उसको ही हेरॉन्स फार्मूला बोलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या रहता है, उसमें साइड दिया रहता है ना, मतलब लेंथ ऑफ द साइड दिया रहता है। मैं बोल रहा हूँ कि तीनों, मतलब एक ट्राइंगल में तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी फार्मूला में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो यूजफुल है, मतलब हो सकता है कि आपको अगर बोर्ड में ना आए तो एनटीएससी में तो पूछे जा सकते हैं, राइट। सो वो पता होनी चाहिए। चलेगा ना, बताओ ना? हाँ सर। तो ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ए का जो वर्टेक्स है x1 y1 है, बी का जो वर्टेक्स है वो x2 y2 है, एंड सी का जो वर्टेक्स है वो x3 y3 है। और मैं इसका भी याद करने का तरीका, ये सबका डेरिवेशन है, बट इनफैक्ट अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन एज वेल तो मैं बता सकता हूँ, बट यहाँ पे आई थिंक अभी इस स्टेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला पता रहे, आप ये कर सकते हो बहुत आसानी से। अब अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल का इसमें फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स अगर दिया है तो हीरोन्स, जैसे सिद्धेश बोल रहे थे, तो हीरोन्स क्या होता है, वो साइड दिया हुआ रहता है,
इसमें मैं कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे बातचीत कर रहा हूँ, बट वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस विल बी गिवन, राइट? सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? तो हाफ लिखना, हाफ मैं पहले लिख लेता हूँ, हाफ into x1 into y2 minus y1 plus x2 into y3 minus, हमने गलत लिखा है यहाँ, x1 into y2 minus y3 होगा, ठीक है, एंड प्लस x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। बेसिकली अगर मेरे से पूछो तो यहाँ मॉड रख लेना चाहिए, मॉड है ना, बताता हूँ उसका मॉड का सिग्निफिकेंस पता है ना आप लोगों को? हाँ, सब पॉजिटिव होता है। हाँ, मतलब अंदर का अगर निगेटिव भी है तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है इतना स्क्वायर यूनिट, जो भी अगर ये स्क्वायर यूनिट होता है। अब याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, देखो कि हाफ x1 से अगर चालू किया, मान लो x1, तो बाद में y2 ही इसके साथ में आने वाला है, लेकिन 1 के बाद क्या आता है 2 3, तो x बाहर y2 माइनस y3, फिर x1 हो गया तो प्लस x2 2 के बाद 3, तो y3 माइनस y1, साइकिल है। फिर x2 के बाद x3, 3 के बाद फिर 1, तो y1 माइनस यहाँ y2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे छूट गया सर, कितना स्क्वायर यूनिट। और बाकी तो नॉर्मल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हिरोन्स का भी पता है, 9th वगैरह में आपने पढ़ा रहेगा, राइट? तो ये है, तो ये मॉड इसीलिए दिया कि अगर इन केस कभी कभी मॉड के अंदर निगेटिव अगर आता है तो मॉड को हम लोग क्या करना है, इग्नोर करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे इफ आई आस्क यू कि मॉड्यूलस ऑफ -45 क्या होगा? 45। अब यहाँ पे बच्चे मैं बताता हूँ, ये इन छोटी छोटी चीजों का ना कितना यूज है, मतलब जब आप 11th में आओगे तो वहां पे मैं बताता हूँ, ये भी मॉड्यूलस है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे वो भी एक मॉड्यूलस वहां भी होता है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं जनरली बच्चों को समझ में आए तो इसको मैं बोलता हूँ इंडियन मॉड्यूलस, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब तक बच्चे 11th में जाते हैं तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि विदेशी मॉड्यूलस है, राइट? तो वहां भी मॉड्यूलस का मीनिंग मतलब कुछ अलग होता है, ज्योमेट्रिकली भी मैं बताता हूँ। तो और इसका यूज मॉड्यूलस का आप कैलकुलस में भी होता है, जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मैं बोलकर आपका दिमाग भारी कर रहा हूँ, मतलब हैवी कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन बिकॉज ये थोड़ा ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़े हैं तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा मुझे खुद कंट्रोल नहीं होता है, मुझे लगता है कुछ देना चाहिए एक्स्ट्रा। सो लाइक अब इसी चीज को देखो, मॉड्यूलस ऑफ -45 को हम 45 लिखते हैं, अब +45 क्यों लिखते हैं? ये चीजों को ध्यान में, ये अलग नहीं जा रहा है टॉपिक से, बट जस्ट मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है ना, कि मॉड्यूलस का काम है कि जो लोग निगेटिव होता है उसको पॉजिटिव बनाना, सिंपल, राइट? तो अब पॉजिटिव कैसे बनाएगा? ये ऑलरेडी इसके अंदर में क्या है, माइनस है, राइट? और अगर बाहर अगर पॉजिटिव बनाना है तो और एक माइनस लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ, तो माइनस माइनस हो जाता है पॉजिटिव, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल, बट स्टिल स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज जब 11th में, जब कैलकुलस में जब इसका यूज होता है। तो अब इसी चीज को देखो, मैं मैथमेटिकली मैं किस तरीके से लिखता हूं, इफ देखो, इफ x इज पॉजिटिव, अब जरा ध्यान देना, इफ x इज पॉजिटिव मॉड ऑफ x इक्वल टू x, अब जरा ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट को अब शायद मे भी आप कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये सब क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे मॉड्यूलस है उसके रेस्पेक्ट में, इफ x इज लेस देन 0 तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -x। अब अगर बच्चों को डायरेक्ट अगर यही बताया ना तो बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, x निगेटिव है तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -x कैसे आएगा? मॉड्यूलस तो हमेशा वही पॉजिटिव x होना चाहिए ना। नहीं सर, माइनस इंटू माइनस होगा ना। आप एग्जांपल हो, सबसे सिंपल, करेक्ट। ये x अगर निगेटिव है मतलब
सिद्धेश x अगर निगेटिव है मतलब क्या, x जो मॉड के अंदर में निगेटिव है, तो x तो एक इन हमने जनरलाइज किया ना, जैसे अगर x निगेटिव कब होगा, जैसे x की वैल्यू -2 है, तो अगर मैंने लिया इफ x इक्वल टू -2, राइट, तो अब हम क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ -2 ना, आर यू हाँ। गेटिंग माई पॉइंट। तो हाँ। इफ x इज लेस देन 0, तो x इक्वल टू -2, सो -2 इज ऑब्वियसली लेस देन 0। अब इसका मॉडुलस क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ x हाँ। मतलब हाँ। हाँ, समझा। तो इट्स वेरी सिंपल, बट अगेन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि सर ऐसे सर कैसे। सिर्फ वेरिएबल को माइनस साइन लगे, लेकिन जो हाँ, नंबर है वो पॉजिटिव ही हो। राइट राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें इतनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, कि मतलब ये सारे इसी पे, और हमको लगता है ना कि जे कितना मतलब टफ है। ऑफ कोर्स दैट इज टफ, देयर इज नो डाउट, बट अगर कंसेप्चुअली अगर समझे तो बहुत इजी होता है ना। तो ये चीज है, अब यही फॉर्मेट तुमको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगा। वहां पे बच्चे भड़क जाते हैं, अरे सर ऐसे कैसे हो गया, ये माइनस तो ठीक है। तो मॉड्यूलस का काम क्या है, पॉजिटिव। ये हमने यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों दिया, क्योंकि एरिया अगर निगेटिव आ भी जाए तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कांट बी निगेटिव। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सी चीज, बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ चीजें थोड़ा अलग बताऊं, बिकॉज ऑलरेडी आपने कुछ चीज पढ़ा है तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको मिले। आई थिंक 10 साल पहले की बात है, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या, आई थिंक आप लोगों से डिस्कस किया था, एक डिस्कस करके फिर वो मैं आगे बढ़ूंगा। आई थिंक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया रहेगा, मैं पहली बार हमने आपको पढ़ाया था। तो कोई एक कैलकुलस का क्वेश्चन था, ठीक है, उसका आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। और ऑप्शंस क्या दिया था पता है क्या आपको, ये दिया था, एक तो 22/7 माइनस पाई, बी जो था पाई माइनस 22/7, सी जो था 0 था, डी जो था ऑल ऑफ दिस था। तो बिकॉज जो कैलकुलस का क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, मैं ऑप्शंस वाज मोर इंटरेस्टिंग देन द क्वेश्चंस, राइट। कैलकुलस तो वो क्वेश्चंस, बट उसका आंसर 0 था, उसमें 90% स्टूडेंट्स ने गलती किया था, ठीक है। ऑप्शन से उसका आंसर मान लो 0 था, तो ए 22/7 माइनस पाई, बी पाई माइनस 22/7, पता नहीं ये डिस्कस किया है नहीं, शायद लग रहा है मे भी किया रहेगा, सी की वैल्यू 0 है, डी ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, क्या दोगे। सिद्धेश ओके ओके ओके, बाकी लोग आंसर दीजिए। सिद्धेश सुबोध ओके, सिद्धेश और सुबोध का परफेक्ट है, ध्रुव शिंदे का सही है। सर क्या बताना है? इसका हाँ मल्हार, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर एक बार आईआईटी में 0 आया था, उस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कैलकुलस का क्वेश्चन था। ऑप्शन ये था ए बी सी डी, ए की वैल्यू 22/7 माइनस पाई, बी की वैल्यू पाई माइनस 22/7, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू ऑल ऑफ दिस। तो आप रहोगे तो मतलब इंडिविजुअली मैंने पूछा है कि चैट बॉक्स में बताइए, अगर आप रहोगे तो कौन सा ऑप्शंस मारोगे, ऑल ऑफ दिस, ए बी सी, क्या क्या बात है, बढ़िया। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि ये सी करोगे ना, सी करोगे, राइट। अभी अब सी क्यों, ये बाकी सब क्यों नहीं होगा, ए बी सर क्योंकि और 22/7 22/7 और approximate पाई value है। में डेसिबल्स के बाद कुछ फर्क आता है। फर्क है, कुछ फर्क है। और अगर स्ट्रॉन्ग लॉजिक अगर दो तो एक्चुअली 22/7 जो है वो रैशनल नंबर होता है, और पाई जो है इरेशनल होता है। तो ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, और आंसर 0 है तो 0 तो इरेशनल है, राइट। तो इसमें जल्दी जल्दी में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पता है क्या करके आ गए थे, डी करके आ गए थे। उनको लगा 22/7 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 0 0 0, आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर जो था इसका, तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि देखो क्वेश्चंस पेपर कैसे मतलब और कंसेप्चुअलाइज कैसे बनाया जा सकता है, और जेई ने पूछा था ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस,
राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज पे जो आप लोगों को एपी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया ना, यू वॉन्ट बिलीव, लास्ट ईयर्स मैंने कुछ 11th के बच्चों का जो आईटी ने जो पूछा था कुछ क्वेश्चंस, अगर 10th का एक अच्छा स्टूडेंट रहेगा ना, वो क्वेश्चंस को एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व कर देंगे। वो मेरे पास पेपर है अभी कहीं तो रखा है, राइट, उसका प्रिंट निकाल के हमने 10th के भी बच्चे कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स वो हर साल वैसे नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, बताइए। ये क्लियर है क्या? एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, यहाँ से हम लोग यहाँ पे हैं, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक? बताइए। इसमें किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत? ओके। एक लास्ट में जस्ट मुझे याद दिलाना, 5 मिनट बचेगा ना, बिकॉज वो सारे बैचेज में आजकल मैं बता रहा हूँ, 11th 12th में भी, और मतलब मुझे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना मुझे बहुत शौक है, मैथ्स से मैं काफी ज्यादा अटैच हूँ, तो ऑफकोर्स। तो अभी रिसेंटली मैं मरियम मिर्जा खानी के बारे में पढ़ा, तो शी वाज अ लेडी हु हैज, बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी थोड़ा ही कंप्लीट करते हैं, सर अभी बताया तो भी चलेगा। इसको पहले कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वो तो है मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, सो ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अच्छा, अब जो है एक और फॉर्मूला है कि जैसे 3 पॉइंट्स है, तो कभी कभी कॉलिनियरिटी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि 3 पॉइंट्स है, राइट, कि 3 पॉइंट्स है, अगर पूछा जाए प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ दैट द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर मतलब क्या हो गया कि एक लाइन में है, राइट, एक लाइन में होना है। तो अगर मान लो 3 पॉइंट्स है, लेट्स से कि x1 कॉमा y1 है, x2 कॉमा y2 है, एंड x3 कॉमा y3 है, राइट। तो अगर पूछा जाए कि प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो आप कैसे प्रूव करोगे? कुछ आइडिया है? If they satisfy section formula, then they are collinear. अच्छा, किसको सेटिस्फाई करेगा वो? Section formula. सेक्शन फार्मूला, ओके, सेक्शन फार्मूला को सर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आया तो? हाँ, राइट, करेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट सही है, मतलब दोनों जन ने जो भी बोला वो करेक्ट है। लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि जो सिद्धेश ने बोला कि सर अगर सेक्शन फार्मूला, बिकॉज सेक्शन फार्मूला तो वो 3 पॉइंट जब मतलब एक लाइन में रहते हैं उसी के लिए वैलिड है, राइट। तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। सिंपल है कि अगर मैं एक अप्रोच बता देता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है कि ट्राइंगल का एरिया 0 दिखा दो। ट्राइंगल वाली फॉर्मूला जो मैंने बताया ना, ये हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर 0 आ जाता है तो क्या प्रूफ हो गया कि वो कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो रहा है। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 कब होगा? जब ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। और ट्राइंगल फॉर्म नहीं होने का मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा? एक लाइन में रहेगा। तो these are the rule and this should be the approach। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस है तो एक जस्ट एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, समझ में आया क्या? हाँ सर। तो collinearity of the, to check collinearity of the given points, we just need to find out the area of the triangle, and if the area of the triangle is 0, then the given points will be collinear। तो जस्ट मैं इसको नोट्स में मैं लिखवा देता हूँ कि 3 given points, 3 given points, right? 3 given points x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3 will be collinear, will be collinear
will be collinear if अब देखो ये पूरे जीरो होने का मतलब क्या है, ये अंदर वाला जीरो होगा हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जीरो का मतलब क्या, बस इतना जीरो लिखूं तो चलेगा, ऐसे ही लिख देता हूं इफ हाफ, ये मॉड्यूलस दो यहां पे, if half x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो होने का मतलब एक्चुअली क्या जीरो होना है, x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 बराबर जीरो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, एंड अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो आप लोग बता सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, बताइए क्लियर है? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. हाँ सर। चलो, तो अब हम इस पे क्या करते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्या 10th में? मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होगा तो जस्ट टॉलरेट। No, sir. नहीं पढ़ना था 10th में एरिया ऑफ द ट्राइंगल? I think book में तो नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, बट ये एनटीएससी लेवल पे तो रहेगा, इसलिए जस्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए लिखिए, क्वेश्चन एक लिखिए इस पे, लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चंस इस पे। देखो, ABC is a triangle in which ABC is a triangle. ABC is a triangle in which PQR are the midpoints of BC, CA, AB respectively. The coordinates are -3,2 है। अच्छा, ऐसे ही इन्होंने दिया है। Q जो कोऑर्डिनेट्स है 1,-2 है, एंड P जो है 2,2 है। फाइंड RQ, फाइंड द लेंथ ऑफ RQ। वेक्टर का मैं क्यों दिया, वेक्टर याद आया। फाइंड RQ, सेगमेंट जो RQ है उसकी लेंथ निकालनी है। बताइए, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ABC is a triangle in which PQR are the midpoints of BC, CAB respectively. The coordinates are -3, 2, 1, -2, 2, 2. Find length of RQ. है यहाँ पे इस क्वेश्चंस में एक ट्राइंगल दे रखा है, PQR जो है मिड पॉइंट्स है BC, AC और AB के, और AC, PQ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है पहले कि हम R का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो C जो है ये P का 2,2 है, C के कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ तो ले लेते हैं, मान लो x, y। ठीक है, C का जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C भी x, y।
सिंपल लेट। थोड़ा सा सोचना चाहिए, सिर्फ इसके ऊपर हमको टूट नहीं पड़ना है, बट क्वेश्चन थोड़ा अगर सोचोगे तो बड़ा आसान होगा। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इवन इजी रहेगा क्वेश्चंस को थोड़ा देर जस्ट पॉज योरसेल्फ एंड जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चंस, और क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस फ्रेम कैसे किया जा सकता है। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पी एक्स कॉमा वाई। अब आर का जो कोऑर्डिनेट्स जो निकालना है हम क्या कर सकते हैं, अब मिड पॉइंट्स है, सिंपल सी बात है ना, मिड पॉइंट्स है। तो एक काम कर लो, 1,2 है, सिंपल। तो ये ए सी दिख रहा है, ए सी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, एक मिनट मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो तो Q जो मिड पॉइंट है, तो कैन आई राइट x माइनस 3/2 इक्वल टू 1, हाँ या ना बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। AC एक लाइन हो गया, Q मिड पॉइंट्स है, तो अभी हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा ना कि अगर इक्वल है तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होता है, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 भी, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है, राइट? बताइए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर Q एक पॉइंट है 1,2 मिड पॉइंट्स, A का कोऑर्डिनेट्स -3,2 है, C x, y है, तो कैन आई राइट x माइनस 3/2, मतलब ऐड कर रहे हो बट कोऑर्डिनेट्स ही -3 है, तो कैन आई राइट x माइनस 3/2 इक्वल टू 1, हाँ या ना, ये बताओ। Yes. राइट, ठीक है सिद्धेश, लिख सकते हैं क्या ऐसे? हाँ सर। और फिर y प्लस 2/2 इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 -2 -6 आ जाएगी, राइट? और एक्स वाई निकल गया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या हम एक्स वाई जब निकला तो हम b का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कि नहीं? b का कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1 थोड़ी देर के लिए, तो x1, y1 तो बड़ा सिंपल हो गया। अब ये BC लाइन को देखिए, BC, तो x प्लस x1/2 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 5 है तो x1 निकल जाएगा। एक कभी कभी मैथमेटिक्स में भी ना, जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एल्गोरिदम लिखते हैं, राइट? तो इधर भी माइंड में एल्गोरिदम तो होनी चाहिए, right? तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 5 - 1, सिंपल। अच्छा, सिमिलरली y1 प्लस y/2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी है, -6, तो -6, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4 + 16 हो जाएगा। अब देखो x1 y1 की वैल्यू निकल गई, अब इसको मैं इरेज करके यहाँ पे, या पता है तो -1, 10, तो r की कोऑर्डिनेट्स तो आसानी से हम निकाल दोगे, तो r का कोऑर्डिनेट्स मान लो a, b दे दिया, ठीक है? तो a बराबर कितना हो जाएगा, -3 + x1/2, -3 + x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 वी हैव, -1, मैं -5 लिख रहा हूँ, सो -1/2, तो -4/2 का मतलब कितना होगा, -2, तो a की वैल्यू जो है -2, b की वैल्यू आप लोग बताओगे क्या होगा, कैसे लिखो b की वैल्यू, the value of b should be equal to what, बताओ? -1 और 10. राइट, -1 और b की वैल्यू 2 ना, 1 नहीं आएगा ना, 2 आएगा। ये a की कोऑर्डिनेट्स -3, 2 है, तो 2 + y1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो b शुड बी इक्वल टू 2 + y1/10, 2, तो 2 + 10/2 मतलब 6 हो गया। तो अब मुझे RQ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ,
आर क्यू का क्या करना है हमको, डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, लेंथ मतलब जो लाइन सेगमेंट है आर क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट, कोऑर्डिनेट्स, मतलब आर का कोऑर्डिनेट्स क्या, a कमा b, मतलब -2,6 है, और q की कोऑर्डिनेट्स कितना है, ये दे रखा था इन्होंने 1,-2। अब मुझे आर क्यू की वैल्यू निकालनी है, लेंथ कितना हो जाएगा, -1, कैसे भी करो, -2 -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, राइट, का अंडर रूट। तो ये कितना हुआ, -3 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 9, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, अंडर रूट कितना हो गया 73 स्क्वायर, मतलब इतना यूनिट हो गया, राइट। 73 यूनिट जो होगा वो क्या होगा, इस लाइन का लेंथ हो जाएगा। समझ में आया क्या अभी, बताइए। हाँ सर, अभी समझ में। अच्छा, आप कैसे कर रहे थे, गलत कैसे हो गया ये, सर नीट कैलकुलेशन नहीं था, इसलिए पी का क्यू का पी को ऐसे। हाँ हाँ बोलो। सर बोल रहा था कि नीट कैलकुलेशन नहीं किया था, इसलिए अच्छा 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 अच्छा, क्यू को और क्यू के पी को चले गए थे। ओके। हाँ, उसीलिए ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा नीट एंड क्लियर लिखो, और यहाँ पे ना वर्टेक्स को भी थोड़ा कोऑर्डिनेट्स इधर उधर हो गया तो फिर गलत हो जाता है। और कोई कुछ बोल रहा था क्या यहाँ पे, एनीबॉडी वाज आस्किंग समथिंग, ठीक है, इसको लिख लीजिए, किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा फिर मैं। सर लिख लिए। ओके, बाकी सबका हो गया क्या, बताइए, अगर सबका हो गया देन विल गो अहेड। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 2, y डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -4, 3 एंड 6, 3। तो एक लाइन है यहाँ पे, और ये जो रेशियो है 2, y ये डिवाइड कर रहा है k:1 की रेशियो में ले लो, जैसा कि मैंने बताया। m:n लोगे तो वहां पे क्या होगा, दैट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो ये -4, 3, और ये क्या है 6, 3, ठीक है। अब मुझे रेशियो पूछा जा रहा है और वैल्यू पूछी जा रही है, तो बहुत ही आसान है ना। 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो सेक्शन फार्मूला लगा लो, k×6, बहुत आसान है, फार्मूला रटना नहीं है, बट जस्ट समझ के रटो आप, k×6, तो दैट विल बिकम 6k प्लस -4 डिवाइडेड बाई k+1। तो यहां से क्या आ जाएगा 6k - 4 बाई k+1, ये कितना हो जाएगा 2k + 2 बराबर 6k - 4। तो 6k - 2 की कितना हुआ 4k, और 2 + 4 6, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6/4, मतलब 3/2, सिंपल। सो k:1 रेशियो आ गया, मतलब इनफैक्ट क्या मतलब हो गया वही, कि जो रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो कितना है 3:2। y की वैल्यू पूछी जा रही है, तो k की वैल्यू निकल गई, तो y के लिए तो निकाल ही लोगे आप। तो y के लिए क्या हो जाएगा k×3, y बराबर k×3 प्लस 3×1 डिवाइडेड बाई k+1। तो 3k + 3 बाय, ओ इसमें तो k की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, 3 कॉमन निकाल लो, k+1 कैंसिल ही हो जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 3 आ जाती है, तो रेशियो जो होगा 3:2 और y की वैल्यू 3 आ जाती है। So this is the solution of this questions. I hope कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज थोड़ा बहुत बातचीत भी हुआ, राइट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और मैं करता हूँ जनरली, समटाइम्स मुझे लगता है कि थोड़ा बीच बीच में बताना चाहिए।
तो ये क्वेश्चंस हो गया। आई होप कि अगर इसमें किसी को डाउट्स है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो फिर आज हम यहीं पे एंड करेंगे। और इसका जो होमवर्क है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम मैथ ही पढ़ेंगे और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, एंड इफ यू आर डन आप लीव कर सकते हैं। सर वो स्लोप का जो फॉर्मूला था वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आता है क्या? स्लोप का y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, हाँ मतलब हाँ। स्ट्रेट लाइन में आता है, वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे। ये होता है ना जो स्ट्रेट लाइन का ये होता है ना y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये स्लोप होता है ना। अब यहाँ से अलग अलग स्ट्रेट लाइन के भी अलग अलग फॉर्मूले हैं, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल्स में। आप स्लोप अगर देखो तो कैलकुलस में भी स्लोप है, जब किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हो वहां से भी हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप मतलब बेसिकली y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मिलता है, बट अभी तो ऐसा कभी यहाँ पे तो बट बता दिया हो मैंने कि स्लोप मतलब हो गया कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना। हाँ सर। राइट, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में जब एक्चुअली अभी आप लोगों को सर नहीं है, 11th में पूरे डिटेल्स में ही है, और आपको चाहिए तो मैंने बता दिया कि 2 पॉइंट्स है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वो फॉर्मूला हो गया। और स्लोप मतलब tan थीटा होता है, अगर कैलकुलस की मदद से जाओगे तो tan थीटा मतलब वो m हो जाता है। बताइए, और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग लिख रहे हैं, नहीं सर। ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करना है, आप लोग ऑलरेडी ऑल ऑफ यू आर सो सिंसियर, राइट। ये सब तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती, बट एक्स्ट्रा जो है थोड़ा बहुत मैं बताते रहता हूँ, मैं अपने बेनिफिट के लिए बताता हूँ, तो मेरा भी कुछ। चलिए ठीक है, इसमें और भी चीजें होती हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, आपने पढ़ा है, ये पता होगा, मीडियन, इन सेंटर। डू यू हैव आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स? होगा ही, याद नहीं होगा शायद, में भी रिवीजन करने की जरूरत होगी। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगर कुछ नहीं पूछना है, अगर आपका हो गया है तो आप लीव कर सकते हैं। फ्रॉम माय साइड आज यहीं पे रुकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। यस, अच्छा बाय Bye. बाय मन्नार, बाय टू। और हैप्पी गणेश चतुर्थी यार, मैं तो भूल ही गया बताना।